इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 हमें बोलता है कि एलिजिबिलिटी क्या है और कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods and or services or both to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger। मतलब रजिस्टर्ड डीलर जितना भी जो भी चीज़ बाय करते हैं खरीदते हैं तो उसके ऊपर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब वो अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। यहाँ पर हमको बताते हैं टैक्स पॉइंट। द पर्सन इज एंटाइटल्ड ऑफ ITC इफ, उस व्यक्ति को ITC कब मिलने वाला है यदि, वो क्या कहते हैं, द पर्सन इज अ रजिस्टर्ड डीलर। भाई देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इफ द पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, उस केस में उनको ITC नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर सप्लाइड टू हिम आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो चीज़ उसने बाय की है, चाहे तो उसने कैपिटल गुड्स बाय किए हैं और चाहे उसने इनपुट बाय किया है, तो उन दोनों चीज़ों को वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, इसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे, तब उनको ITC मिलने लगेगा। नेक्स्ट है ही सेटिस्फाइज द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस। नेक्स्ट है ही क्लेम्स फॉर ITC इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 49। मतलब कि ये सारी कंडीशंस यदि पूरी होती हैं तो उनको ITC मिलता है। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, GST डीलर को ITC को इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पर उन्हें ITC मिलता है। वो क्या कहते हैं, नीचे लिखते हैं ये, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक ITC in respect of any inward supply of goods or services or both unless का मतलब हो गया कि जब तक वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। इसमें पॉइंट नंबर A है और पॉइंट नंबर AA है स्मॉल लेटर्स में। He is in the possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this act or such other tax paying documents as may be prescribed। मतलब कि उनके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उस वैलिड डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कि उनके पास या तो इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए इशूड बाय अ सप्लायर under this act or such other tax paying document as may be prescribed। उनके पास इनवॉइस मैंडेटरी है कि होना चाहिए और इनवॉइस के अंदर जो रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड पर्टिकुलर्स हैं वो भी होने चाहिए। स्मॉल लेटर्स में AA आ गया। द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड टू इन क्लॉज A हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज GSTR 1। मतलब कि जिससे भी उन्होंने बाय किया है उन्होंने अपनी GSTR 1 यानी कि सेल्स को फर्निश किया है और उस GSTR 1 के अंदर उन्होंने इस इनवॉइस की डिटेल को जिसका कि आप ITC लेने वाले हैं या ले रहे हैं
उस सेल की डिटेल को शो करा दिया है। मीन्स कि जो आपका सप्लायर है अपनी GSTR 1 के अंदर उसने ये सारी डिटेल्स फीड करके और ड्यू डेट पर GSTN पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं। इसके बाद he has received the goods or services both, means this is also mandatory कि उन्होंने केवल बिल्स इशू ना किए हों बल्कि वो गुड्स या सर्विसेज भी एक्चुअल में उन्होंने रिसीव की हो। अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर नीचे दिया है। जैसे बहुत बड़ी सप्लाईज होती हैं या कोई बड़ी मशीन होती है, उसको एक साथ सिंगल ट्रक लोड में हम नहीं ला सकते हैं और उसको कई इंस्टॉलमेंट में लाते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं ना, उन मशीनों को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है बिकॉज उनका ट्रांसपोर्टेशन टफ होता है। माना कि उसको 1000 किलोमीटर जाना है या 2000 किलोमीटर जाना है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो दिल्ली में है और उसका कस्टमर जो है चेन्नई में है, तो समझे आप अराउंड 2000 किलोमीटर्स का उसको ट्रैवल करना है उस मशीन को। तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो अलग अलग पार्ट्स में ट्रक्स में लोड होकर जाती है और उसके बाद क्लाइंट की लोकेशन पर उसको असेंबल किया जाता है। तो ये कहते हैं कि गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or installment. यदि मल्टीपल लॉट जा रहे हैं, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो उस केस में जो लास्ट में सबसे लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट होगा या सबसे लास्ट वाला जो लॉट होगा तो उसको ही माना जाएगा। क्रेडिट तभी मिलेगा जब वो लास्ट वाला लॉट रिसीव हो जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया है। अ कंसाइनमेंट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 146 पेपर 7B। एग्जाम्पल नंबर 34 में कहते हैं अ कंसाइनमेंट ऑफ कोल इज टू बी डिस्पैच्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई यूजिंग 5 ट्रक्स। ठीक है। एन इनवॉइस वॉज इशूड टू द रेसिपिएंट ऑन March 30, 2022. 4 trucks reached the claimant by the March 30, 2022. जो बायर है उसने 5 ट्रक लोड माल खरीदा। इन्वॉइसिंग 30 मार्च को कंप्लीट कर दी गई। 4 ट्रक लोड जो है उनके पास, जो बायर हैं उनके पास 30 मार्च 2022 को पहुंच गए हैं। बट द ट्रक carrying the final lot of the consignment reached the recipient only on 2nd of April 2022. तो क्या होता है, ये क्या समझाते हैं? In this case, the ITC for the entire consignment can be availed only in the month of April 2022. मतलब कि लास्ट वाला लॉट जब हमें रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, तभी हम उसका ITC क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने एक पॉइंट और बताया है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है GST के अंदर। नो ITC ऑन एडवांस पेमेंट। ठीक है, यदि कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं, मेरे वर्ड को क्या ध्यान से सुनना कि यदि कुछ गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर कोई यदि कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में उसके ऊपर ITC नहीं क्लेम होगा। ITC शैल नॉट बी अवेलेबल ऑन एडवांस पेमेंट एंड विदाउट रिसीप्ट ऑफ गुड्स। सिंपल है, बस इतना ही इसको पढ़ लेंगे, दिमाग में रख लेंगे। एक तो ITC की भी बात है और साथ ही साथ वैसे तो ITC हम तभी ले पाएंगे जबकि हम बिलिंग करते हैं, और जो ITC को क्लेम करते हैं उनके हाथ में प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, और एडवांस पेमेंट का कोई टैक्स इनवॉइस जारी नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। और यदि किसी ने एडवांस पेमेंट किया है तो उस एडवांस पेमेंट के ऊपर भी GST चार्ज नहीं होता है, और एडवांस पेमेंट के ऊपर यदि हमें रिसीव हुआ है तो हम ITC
क्लेम नहीं करेंगे, ITC शैल बी अवेलेबल इन द मंथ इन विच द गुड्स और दैट फाइनल लॉट ऑफ गुड्स इज एक्चुअली रिसीव्ड। इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइस। देखिए, ये भी एक समझाना चाहते हैं कि यदि आपने किसी से गुड्स परचेज किया है या सर्विसेज परचेज की हैं और उसको परचेज करने के बाद विद इन 180 डेज आप उसका अपने सप्लायर का पेमेंट नहीं करते हैं, तो इन दैट केस जिस डेट को वे 180 डेज क्लोज होंगे उसके बाद जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे GST की, आपको जो ITC आप अवेल कर चुके हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा और उसके बाद जब भी आप पेमेंट करेंगे उसकी, तभी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और अच्छा है बताया इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ जाता है कि अब हमारे पास एक काम और बढ़ गया कि हम हर एक इन्वॉइस की ये कैलकुलेशन करें। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक महीने में 500 इन्वॉइसेस के थ्रू परचेज़ की है, तो अब हमें अपने माइंड में, अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये अरेंजमेंट करना होगा कि हमें मैंडेटरीली यदि उसका ITC क्लेम करना है तो विद इन 180 डेज़ हमें उसका पेमेंट करना होगा। अब वो आप कैसे करेंगे, फंड्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, वो एक अलग इशू है। बट हम चूँकि यहाँ पर ITC के साथ कंसर्न्ड हैं तो हम ITC के बारे में ही बात करेंगे। हम आपको बताएं कि यदि आप टाइमली पेमेंट कर देंगे तो आपको ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो आपको उस ITC को रिवर्स करना होगा, उसके ऊपर GST देना होगा। जिस दिन आपने क्लेम किया था और जिस दिन आप रिवर्स कर रहे हैं उस दोनों पीरियड के बीच का जो गैप होगा उसके ऊपर आपको 18% से इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा। फर्दर जैसे ही आप उस इनवॉइस का पेमेंट करते हैं आप ITC दोबारा क्लेम कर सकते हैं। यही इन्होंने बताया है कि रीअवेलमेंट ऑफ ITC ऑन पेमेंट टू सप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं हम बिल टू शिप टू मॉडल। देखिए, बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है। ये इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज। देखिए, जो एक सप्लायर होता है वो सप्लायर है, उसको माल अपने कस्टमर को बेचना है, करेक्ट। इतनी बात तो समझ में आती है। तो सप्लायर, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो इनवॉइस होता है उसके ऊपर सप्लायर के कंप्लीट डिटेल्स होते हैं। डिटेल्स क्या होते हैं? सप्लायर का नेम ऑफ द फर्म, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस और उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका GSTN नंबर और इनवॉइस नंबर की एक सीरीज़ चल रही होती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका सीरीज़ हो गया, और वो किन आइटम्स में डील करते हैं उन आइटम्स का नाम इत्यादि। ये सारी चीज़ें एक इनवॉइस के अंदर जो सप्लायर होता है ये सारी डिटेल्स टॉप के ऊपर लिखी होती हैं। अब उन्होंने माल को सेल किया है, तो सेल किया है, किसको सेल करेंगे? कस्टमर को सेल करेंगे। तो कस्टमर की सारी डिटेल्स वहाँ पर आएंगी। कस्टमर का क्या नाम है, कस्टमर का क्या एड्रेस है, उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उनका GST नंबर, उनका स्टेट कोड, ये सारी चीज़ें। अब यदि आपके कस्टमर ने अपने सप्लायर को ये एडवाइस किया है कि बिल तो आप मुझे कर दें लेकिन जो मटेरियल की डिलीवरी है वो कहीं दूसरे प्लेस पर कर दें, तो शिप टू के अंदर जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनके पास ये मटेरियल की डिलीवरी होने वाली है, नीचे इसका एक एग्जांपल भी हम आपको डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शिप टू के अंदर ठीक उसी तरीके से जिनको हम माल भेज रहे हैं उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, उनका GSTN नंबर, तो ये सारी चीज़ें उनकी। अब इस इनवॉइस के अंदर 3 चीज़ें हो गई। जो सप्लायर है उनकी सारी डिटेल्स हो गई, जो बायर है उनकी सारी डिटेल्स हो गई, बायर को हम बोलेंगे बिल टू,
और जो शिप टू वाला हो गया उनकी सारी डिटेल्स हो गई, उनको बोलेंगे हम शिप टू। अब इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल नंबर 35 आता है, उसको देखते हैं। एच ट्रेडर्स अ डीलर इन फर्नीचर लोकेटेड इन महाराष्ट्र receives an order from R traders also located in महाराष्ट्र। मतलब मिस्टर एच और मिस्टर आर दोनों महाराष्ट्र के हैं। द ऑर्डर इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ 50 टेबल्स। उनको एक ऑर्डर मिला 50 टेबल्स की सप्लाई करने का, और क्या कहते हैं, विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द टेबल्स टू पी हार्डवेयर लोकेटेड इन कोलकाता। पी हार्डवेयर इज़ अ कस्टमर ऑफ आर ट्रेडर्स। एच ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पर आप समझेंगे, एच ट्रेडर तो सप्लायर है, आर ट्रेडर बायर है, और पी ट्रेडर जो है आर ट्रेडर का भी कस्टमर है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अब ये बिल टू शिप टू मॉडल को आसानी से स्टूडेंट्स समझ में नहीं आता है, लेकिन यदि केयरफुली इसको करा जाए तो ऐसा टफ भी नहीं है। First part of this transaction between Mr. H and Mr. R. First part of the transaction, Mr. H traders is the supplier of tables and R trader is the buyer. Okay, clear है, simple है। Accordingly, H traders bills the transaction to R traders, and as per the instructions of Mr. R traders, बिलिंग तो वो कर रहा है, देखिए एच ट्रेडर बिलिंग तो कर रहे हैं आर ट्रेडर को, ठीक है, लेकिन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ आर ट्रेडर शिप द गुड्स टू पी हार्डवेयर। वो इस गुड्स की जो शिपिंग कर रहे हैं वो पी हार्डवेयर को कर रहे हैं इन कोलकाता। आईटीसी इज अवेलेबल, देखिए बायर कौन है, बायर है आर ट्रेडर, तो आईटीसी इज अवेलेबल टू आर ट्रेडर। दो गुड्स आर डिलीवर्ड टू दिस कोलकाता पी ट्रेडर्स, पी हार्डवेयर। गुड्स तो डिलीवर किए गए कोलकाता में, लेकिन आईटीसी जो क्लेम कर लेंगे वो महाराष्ट्र वाले मिस्टर आर ट्रेडर्स आईटीसी क्लेम कर लेंगे। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन आर ट्रेडर एंड पी हार्डवेयर। आर ट्रेडर इज द सप्लायर एंड पी हार्डवेयर इज द बायर। ओके, ये क्लियर है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आर ट्रेडर्स बिल्स द ट्रांजेक्शन टू पी हार्डवेयर। अब आर ट्रेडर जो है अब इस अपना एक सेपरेट बिल लगाएंगे और पी हार्डवेयर को भेजेंगे। इस ट्रांजेक्शन के अंदर एक ही इनवॉइस है, उस इनवॉइस पर एच ट्रेडर्स की डिटेल सबसे ऊपर है, ही इज़ द सप्लायर, और आर ट्रेडर्स की डिटेल इस तरफ है, ही इज़ द बायर, एंड ये क्या कहते हैं, पी हार्डवेयर की डिटेल्स इस तरफ हैं, वो शिप टू, उनको शिप टू किया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा जो मैं इस ट्रांजैक्शन को लाइक नहीं करता कि इसी एक बिल के ऊपर जो मेरा कस्टमर है पी हार्डवेयर, उनके पास माल चला जाएगा, डॉक्यूमेंट ये होगा, तो मेरा जो मुनाफा है, मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ लिखी हुई है, और ये लिखी हुई कॉस्ट प्राइस पी हार्डवेयर के पास ये डॉक्यूमेंट चला जाएगा। तो पी हार्डवेयर को ये भी पता लग जाएगा कि ये सप्लायर कौन है, इनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर क्या है, उनको ये भी पता लग जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या है, किस वैल्यू के ऊपर मैंने इसको बाय किया है। वो बात एक अलग है कि आर ट्रेडर अपना सेपरेट इनवॉइस बना कर के पी हार्डवेयर को भेजते हैं और उनसे चार्ज कर लेंगे, पैसे को चार्ज कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कुछ बहुत ज़्यादा हो जाती है। एनी हाउ बिजनेस के अंदर ये मॉडल है, और जीएसटी डीलर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर काम भी करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं, बिजनेसमैन इन चीज़ों को करते रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं, हमें करना तो और पढ़ना तो और समझना तो पड़ेगा ही। मैं लाइक नहीं करता, वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन तो इस तरीके की होती हैं, बिजनेस में होती रहेंगी। नेक्स्ट सी पॉइंट है, इन्होंने सेक्शन 16 के अंदर हमें पेज नंबर 145 पर बताया, ए, फिर AA, फिर B
और नाउ कम टू सी नंबर हो गया पेज नंबर 147 पर। Subject to the provisions of section 41, the tax charge in respect of such supply has actually paid to the government either। मतलब कि जो भी इन्वॉइसिंग की आईटीसी हम डिस्कशन कर रहे हैं आईटीसी का, और आईटीसी हम तभी क्लेम कर पाएंगे जबकि हमारे सप्लायर ने उस इन्वॉइस के ऊपर जो टैक्स हमसे चार्ज किया है वो टैक्स जो है सरकारी खजाने में डिपॉजिट करा दिया है। सरकारी खजाना बोले तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बोले तो जीएसटी अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है। अब इसके लिए इन्होंने हमको एग्जाम्पल नंबर 36 दिया है। मिस्टर विक्रम एक्वायर्ड अ लैपटॉप ऑफ ₹1 लाख। देखिए एग्जाम्पल साथ साथ करेंगे, इसके साथ साथ करने से क्लैरिटी भी रहेगी। और स्टूडेंट्स जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये बुक हमारी अगस्त 22 तक के जो भी नोटिफिकेशंस इत्यादि हैं उन सब से कंप्लीट है। तो अगस्त 22 के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आपका ये आएगा एग्ज़ाम्स आएंगे, ये अब जून में जो एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ तक के ही नोटिफिकेशंस आपके आने वाले हैं। इसके अलावा आप इंस्टीट्यूट में भी टेलीफोन करके या जो भी मीडिया है या स्टडी डिपार्टमेंट के अंदर बात करके कहाँ तक के नोटिफिकेशंस आपको कवर करने होंगे। ऑलमोस्ट सारी मेजर चीज़ें इस बुक ने कवर कर रखी हैं। इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है और जितना भी इस बुक को मैंने रीड आउट किया है ये प्रैक्टिकल के बहुत नियर है। मतलब जिन बुक को स्टडी डिपार्टमेंट ने जो लिखा है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लिखा है, थियोरेटिकल अप्रोच के साथ नहीं लिखा है। ये कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 36, मिस्टर विक्रम एक्वायर्ड अ लैपटॉप ऑफ ₹1 लाख प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, that is 9% of CGST and 9% of SGST for his professional use from X Limited। मिस्टर विक्रम ने X Limited से लैपटॉप एक्वायर किया। ITC of ₹9,000 each in CGST and SGST is not available to विक्रम। is, देखिए एज पर लॉ जो हम पढ़ते आ रहे हैं इज अवेलेबल टू विक्रम, बट वो कह रहे हैं इज नॉट अवेलेबल टू विक्रम इफ X Limited fails to pay GST to the government। ठीक है, मतलब कि जब X Limited ने अपनी रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं किया है या उन्होंने उस पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर GST डिपॉजिट नहीं कराया है तो ये ध्यान रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर दूंगा अभी थोड़ा सा आगे चलते ही कि वो कैसे हम लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि आप लोग ये सोचने लगेंगे कि सर अगर हमने 50 इनवॉइसेस से बाय किया है तो क्या हम इसी की चेकिंग करते रहेंगे कि किन्होंने GST का पेमेंट किया है, किन्होंने GST का पेमेंट नहीं किया है। यस, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ही हैज़ फर्निश्ड द, डी नंबर पॉइंट है, ही हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। मतलब कि जितने भी लोगों से हमने बाय किया है उन्होंने सभी ने अपनी GSTR 3B को फाइल कर दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि GSTR 3B एक समरी रिटर्न होती है। इसके अंदर हम अपनी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। हमारा सेल होती है, सेल के ऊपर टैक्स लगता है, वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है। और जितना भी हमने बाय किया है, इनवर्ड हैं, कैपिटल गुड्स हैं, इनवर्ड सप्लाई है, उसके ऊपर जितना भी ITC हमको मिला है हमने अपने सप्लायर को उसका पेमेंट कर दिया है। तो जितना भी ITC हमको मिला है सेल के अंदर से आउटपुट टैक्स में से वो माइनस होने के बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको हम गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराते हैं। तो और भी कुछ बताऊंगा मैं आपको, अभी आता है वो पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने लिखा है नो ITC। अच्छा, ये तो पॉइंट हमारे हो गए सेक्शन 16 के। तो
सेक्शन 16(1) हो गया, सेक्शन 16(2) हो गया, उसमें ए हो गया, डबल ए हो गया, बी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया। तो अब इसके बाद ये कहते हैं कि टैक्स पॉइंट नो ऑन कैपिटल गुड्स, नो ITC इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड, where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the Income Tax Act 1961, the ITC on said tax component shall not be allowed. इसका बड़ा अच्छा सा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल नंबर 37। एक उस एग्जाम्पल को मैं कराता हूँ, तो उस एग्जाम्पल के करने से आपको जो ऊपर की थ्योरी लिखी गई है वो थ्योरी क्लैरिटी हो जाएगी। मिस्टर विक्रम एक्वायर्ड अ लैपटॉप ऑफ ₹1 लाख प्लस GST 18%, 9% CGST एंड 9% SGST फॉर हिज प्रोफेशनल यूज़। ही हैज़ फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बनाया है, ऑप्शन नंबर 2 बनाया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इत्यादि ब्ला ब्ला इन्होंने करके दिखाई हैं। अब हम ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलते हैं। असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर विदाउट कंसिडरिंग GST, तो विदाउट कंसिडरिंग GST तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर विद GST उसका वैल्यू हो जाता है 1,18,000। तो ऑप्शन 1 में डेप्रिसिएशन 40% से लगेगा 40,000, ऑप्शन 2 के अंदर 40% से डेप्रिसिएशन लगेगा 47,200। क्लोजिंग WDV ऑप्शन नंबर 1 में निकल करके आएगी 60,000, क्लोजिंग WDV ऑप्शन नंबर 2 में निकल करके आएगी 70,800। ठीक है, 1,18,000 माइनस 47,200 इक्वल टू 70,800। इफेक्ट ऑफ अफोरसेड कंप्यूटेशन इन GST, उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में ITC अवेलेबल होगा 9,000 का 18,000 का ITC अवेलेबल होगा। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ITC अवेलेबल नहीं होगा। मीन्स कि आपने 1,18,000 रुपये के ऊपर यदि 40% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, माना यहाँ आपने ऑप्शन नंबर 1 में 40,000 का डेप्रिसिएशन मिला था आपको, ऑप्शन नंबर 2 में 47,200 का डेप्रिसिएशन मिला है आपको। उस डेप्रिसिएशन को आपने P&L के अंदर शो करा के अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस किया है, खर्चा बढ़ाया है, तो उसकी वजह से इन्होंने बोला है कि हम आपको ITC नहीं देंगे। दूसरी तरफ यदि आप यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख की कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में आपको CGST और SGST के तरीके से ITC मिल जाता है। नेक्स्ट बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। एग्जाम्पल नंबर 37 भी अच्छा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। और ये नेक्स्ट है मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग ITC। अच्छा पॉइंट है। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after, मतलब कि एक कट ऑफ डेट इन्होंने दे दी है, उस कट ऑफ डेट के बाद ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो कट ऑफ डेट क्या इन्होंने फिक्स कर दी है, ये कहते हैं द 30th November फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स, और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द रेलेवेंट पीरियड दैट इज GSTR 9 विच एवर इज अर्लियर। इसको मैं बताना चाहता हूँ
कि जैसे अब ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 31 मार्च 2023, 22-23, 1 अप्रैल 22 से लेकर के 31 मार्च 23 तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यदि हमारे से कोई इनवॉइस छूट जाता है जिसके ऊपर हम आईटीसी लेना भूल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उस आईटीसी को हम 30 नवंबर, फिर बार बोल रहा हूँ, एक 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। इस पीरियड के अंदर कोई भी इनवॉइस जिसके ऊपर हमको आईटीसी लेना था, उस इनवॉइस को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, गलती हो जाती है या किसी वजह से हमें इनवॉइस लेट मिलता है, तो उस केस में इस भूल चूक, गलती इत्यादि के लिए हम अपनी जीएसटी की रिटर्न्स में उस इनवॉइस का आईटीसी 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। 30 नवंबर का मतलब एक बात और समझा देता हूँ कि यदि जिन जीएसटी डीलर्स की मंथली रिटर्न्स जाती हैं तो वे लोग अपनी 31 अक्टूबर की रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR 1 फाइल करेंगे वो 11 नवंबर या 13 नवंबर तक, और GSTR 3 भी वो फाइल करेंगे 20 नवंबर या 24 नवंबर तक। और जिन लोगों की क्वार्टरली रिटर्न है तो क्वार्टरली रिटर्न में क्वार्टर 1 30 जून तक का, क्वार्टर 2 30 सितंबर तक, तो उन्हें अपनी क्वार्टर 2 तक की जो 30 सितंबर की रिटर्न्स हैं उनको कंप्लीटली कोई भी लेट फीस इत्यादि कुछ भी लगती है 30 नवंबर तक फाइल कर देना होगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अक्टूबर और तो इसमें ये समझ सकते हैं कि जो आपका मंथली डीलर है, जो जीएसटी डीलर अपनी रिटर्न्स को मंथली फाइल कर रहा है, उनको ज़्यादा समय तक लाभ मिल सकता है। बट एनी हाउ हमें ऐसा सोचना नहीं है, ना ही हमें इस डिस्प्यूट में पड़ना है। हमें तो खाली ये देखना है कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक के पीरियड में कोई जीएसटी का, आईटीसी का इनवॉइस हमसे अपनी जीएसटी की रिटर्न्स में लिया जाना छूट गया है, रह गया है, तो हम उसकी रिटर्न्स लेटेस्ट 30 नवंबर तक उसको क्लेम कर लें, उसका लाभ उठा लें और 30 नवंबर तक उसको अपनी रिटर्न्स में शो करा दें। या फिर जो भी गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न जिसका नाम GSTR 9 होता है, उसको फाइल करने की जो डेट दी है, इन दोनों डेट्स में से जो डेट भी पहले पड़ेगी वही लास्ट डेट मानी जाएगी और वहाँ तक ही हम उस इनवॉइस को क्लेम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा लाइन इन्होंने लिख दिया है, However, the aforesaid time limit is not applicable in case of re-availment of ITC which had been reversed due to non-payment of to the supplier within 180 days। यदि हमने 180 डेज़ के अंदर कोई पेमेंट नहीं किया है और इसकी वजह से हमने कोई आईटीसी को रिवर्स किया है, तो उसके ऊपर ये टाइम लिमिट इफ़ेक्टेड नहीं होंगी। क्योंकि वो इसलिए भी इफ़ेक्टेड नहीं होंगी क्योंकि वो भूल चूक का केस नहीं है, ठीक है। वो तो हमने इसलिए रिवर्स किया था क्योंकि हम टाइम से उसका पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर रूल 36 और रूल 37, इन दोनों चीज़ों को हम स्टडी करेंगे और उसके बाद सेक्शन 17। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ICAI CMA पेपर 7B उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्टडी कर रहे हैं और सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। और अभी आज हमने ITC का चैप्टर की स्टडी किया है और कल हम रूल 36, रूल 37 और सेक्शन 17 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का स्टडी करने का तरीका ऐसा है कि हम बुक्स को बेस मान करके स्टडी करते हैं सो दैट किसी भी चीज़ का हमसे छूट ना हो जाए और एग्ज़ाम के अंदर
हमें कोई नुकसान ना हो जाए। इसके साथ ही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने स्टडी मटेरियल को ठीक से करेंगे, उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको भी ठीक से करेंगे और स्कैनर्स की भी स्टडी करेंगे। और जो लेक्चर है वो लेक्चर उसको आप चाहें तो हम इसको अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, मल्टीपल टाइम्स भी आप इसको देख सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।